हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकेडमी एडवर्ड। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं और जो हमने करा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बेस्ड पे जो प्रीवियस, वैसे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको, उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनमें हीट रिक्वायर्ड होती है। वहाँ पर हीट के रिगार्डिंग जो प्रोसेसेस होती हैं उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग जो आप कुछ डाटा है वो डिस्कस करना है। और उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो वाले कवर करवा दूंगी। तो आज वाली वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट इसमें आपके मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड और मैक्सिमम जो टॉप क्वेश्चंस है ना इस वीडियो के बेस पे आने वाले हैं, न्यूमेरिकल सेक्शंस और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आज वाली वीडियो, पिछली वीडियो चाहे स्किप कर दो, बट आज वाली वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस आपके, ये वाली जो वीडियो है इसके बाद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम से में निकल जाएंगे, अटेम्प्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मैं काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगी। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ बीच बीच में आपको टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ, बीच में आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगी। ओके, इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बताऊंगी क्योंकि सारा कवर करना डिफिकल्ट है। तो जैसे एक होता है हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो हीट ऑफ फ्यूजन बच्चे क्या होती है? जो भी हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस है उसको सॉलिड टू लिक्विड फेज में चेंज करना है, तो उस केस में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ओके, उसी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है जो, उसको कहते हैं फ्यूजन। और जो हीट एनर्जी चाहिए होती है सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो बट इसकी कंडीशन क्या है, ये तभी माना जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन जब सॉलिड टू लिक्विड फेज होता है। उस केस में जब फेज चेंज हो रहा होता है, उसमें टेम्परेचर है आपका जो सॉलिड फेज का है और लिक्विड फेज का, जब ये चेंज हो रहा है, फेज चेंज के ऊपर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए टेम्परेचर के ऊपर ड्यूरिंग फेज चेंज। ओके, तो ये है कंडीशन, जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो फ्यूजन होती है प्रोसेस, जो फेज चेंज होता है उसके दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। ओके, तो ये हीट ऑफ फ्यूजन को और क्या बोला जाता है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हीट ऑफ फ्यूजन जैसे प्रोसेसेस होती हैं लाइक क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन, मेल्टिंग, ये सारे प्रोसेसेस में हीट ऑफ फ्यूजन यूज होती है। ओके, और ये रिएक्टर्स को डिजाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हीट एक्सचेंजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स है जितने उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी एफिशिएंट जो भी प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स है, उनमें ये प्रोसेसेस यूज होती है, क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन, मेल्टिंग, ऐसी प्रोसेसेस यूज होती है जहां पर हीट ऑफ फ्यूजन हम पढ़ते हैं, इसका रोल रहता है। हीट एक्सचेंजर्स के केस में एंड रिएक्टर्स की डिजाइनिंग के केस में, रिएक्टर डिजाइनिंग। क्लियर, एक ये हो गया। अगर हम हीट जितनी रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस को फ्यूज करवाने के लिए, तो उसमें फ्यूजन प्रोसेस करवाने के लिए, फेज चेंज के लिए सॉलिड टू लिक्विड, तो जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या दी जाती है, जहाँ रिलीज होती है, तो इस केस में जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला रहता है इसका हीट ऑफ फ्यूजन का, वो रहता है Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा एच एफ।
ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा एच एफ। इस केस के अंदर जो हमारे पास डेल्टा एच एफ है वो क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन। ये है एनर्जी जो रिक्वायर है फ्यूजन प्रोसेस के लिए, ओके। और M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उस सब्सटेंस का मास। और Q वो वाली एनर्जी है इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो Q एनर्जी है, दैट इज हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें से अगर हमने हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है तो वो क्या है, डेल्टा एच एफ। तो वो क्या इसके इक्वल आ जाएगी, Q ओवर M। तो Q क्या था, हीट। तो जो हीट होती है वो होती है, जहाँ तो उसकी यूनिट रहेगी किलो जूल या रहेगी जूल। और इसी के साथ अगर मास की बात करें तो मास रहेगा जहाँ तो किलोग्राम में या रहेगा ग्राम्स में। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट रहेगी वो या तो रहेगी किलो जूल पर केजी और जूल पर ग्राम। ये यूनिट रहेगी हीट ऑफ फ्यूजन की। एक ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हीट ऑफ फ्यूजन का, अगर आपको ये समझ आ गया तो। ये वाला, ओके। तो कहते हैं हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 150 grams ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर into water at 0 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन सी यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सॉलिड टू लिक्विड तो चेंज हो रहा है, आइस किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में। बट उस केस में टेम्परेचर क्या रह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मीन यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोसेस फ्यूजन हो रही है। और फ्यूजन हो रही है तो उसमें साथ ही उन्होंने लिखा हुआ है हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है आइस की इतनी। तो हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है, मीनिंग डेल्टा एच एफ की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 334 जूल पर ग्राम। और जो मास है आइस का वो भी दे रखा है 150। क्लियर। और इसके साथ अब हमने इन्होंने क्या पूछा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। तो इस मेल्टिंग प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो वो वही अब सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा एच एफ, राइट। तो हमें चाहिए Q की वैल्यू, सिंपल ही हो जाएगी। मास कितना है 150 ग्राम्स और डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी है 334 जूल पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50.5010 जूल, ओके। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन हीट ऑफ फ्यूजन के बेस पे। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो हमने पहले करा था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इफ 1000 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। तो मैंने आपको इसका मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो इस HPCL जो मैंने बनाई हुई है प्ले लिस्ट, उसका नाम HPCL है, उसमें कंटिन्यूटी में मैं सीरीज अपलोड कर क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। तो हर एक वीडियो के ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और अब टॉपिक्स के नाम भी हैं वहाँ पर, वो थंबनेल से पता चल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो इसमें 1000 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जीज अब्जॉर्ब्ड। तो अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए साइन क्या रहता है, प्लस, ओके। और अगर रिलीज हो रही है तो साइन रहता है नेगेटिव। और इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो Q की वैल्यू कितनी है, 1000 प्लस by a system and work of 750 calories is done on the system। तो मैंने आपको ये भी बताया, वर्क अगर सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, by the system
तो नेगेटिव साइन आएगा बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या आएगा वर्क के आगे पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर क्या है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इट मीन ये जो वर्क की वैल्यू दे रखी है ये कितनी है पॉजिटिव 750। तो अब हमने बताना है टोटल चेंज इन एनर्जी, कौन सी एनर्जी चेंज कह रहे हैं, एनर्जी किस कौन सी एनर्जी है, ये वाली इंटरनल एनर्जी, राइट, जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंटरनल एनर्जी U किसके इक्वल होती है वर्क डन प्लस सॉरी हीट प्लस, ओके। तो अगर हीट है जो सिस्टम ने वो ऑब्जॉर्ब करी है 1000, साइन रहेगा उसके आगे प्लस, और वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज 750, तो टोटल कितना आ गया 1750 कैलोरी। तो इसका फोर्थ आंसर रहेगा करेक्ट आंसर। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो इस साल पूछा था, जो पहले वाला पेपर हुआ है 2025 में पेपर हुआ है जो, तो ये प्रीवियस मतलब जो क्वेश्चन है ये आया था, एग्जामिनर ने पूछा था इस बार ये वाला क्वेश्चन। तो ये वो वाला क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, ओके। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया है वो ये वाला है। तो जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, सबका मैक्सिमम कंटेंट में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मर्करी हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस वन इन द लिक्विड स्टेट एंड दिस इन द सॉलिड स्टेट, बोथ मेजर्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ this degree Celsius at 1 bar। if heat of fusion of mercury दिया हुआ है, what is melting point of mercury at 10 bar। तो इस बार उसने जब पूछा पहले नंबर पे ये वाला क्वेश्चन डाला था उसने आपके टेक्निकल जो सेक्शन है उसमें। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है टॉपिक क्लेपेरॉन। क्लेपेरॉन इक्वेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया है। ये किसके साथ डील करता है, फेज चेंज के साथ। तो जब फेस चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, ओके, फेस चेंज में टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, वहां पर ये वाला चीज डिस्कस की जाती है। तो ये क्वेश्चन वहां से आया है। तो देखो इसमें क्या है, एक्चुअल में जो क्लेपेरॉन इक्वेशन होती है वो रिलेट करती है, इस क्लेपेरॉन इक्वेशन चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट बताती है। मेल्टिंग टेम्परेचर है जो प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है उसका रिलेशन क्लेपेरॉन इक्वेशन बताती है। चेंज इन मेल्टिंग टेम्परेचर विद प्रेशर, ओके। तो इसके बेस पे इसकी जो इक्वेशन रहती है मैथमेटिकल वो रहती है फॉर्मूला जो डी टी ओवर डी पी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा एच एफ, ये वाली इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पर जो टी है जो वो है टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो इसको ऑलवेज केल्विन केल्विन के अंदर लेना है, ओके, केल्विन में लेना है। तो केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, जो भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है उसमें 27415 इतना ऐड कर लो, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा, ओके। तो ये है मेल्टिंग टेम्परेचर। इसके साथ अगर डेल्टा वी है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा वी क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आ जाएगी डेल्टा वी की वॉल्यूम वैल्यू, ओके। डेल्टा एच एफ ये क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, हीट ऑफ फ्यूजन पर केजी पर किलोग्राम। और डी टी ओवर डी पी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर। तो यही है ना डी टी ओवर डी पी, यही डेफिनेशन है ना, चेंज इन मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर, डी टी ओवर डी पी। तो ये किसके
कैसे निकलता है, क्लैपरन इक्वेशन से, ये वाली क्लैपरन इक्वेशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लैपरन इक्वेशन से आया था। तो बस अब इसको करो सॉल्व। करने के लिए क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, मरकरी के साथ जो आपका मेन सब्सटेंस है जिसके साथ आपने डील करना है दैट इज मरकरी। मरकरी की डेंसिटीज दे रखी हैं, लिक्विड फेस में उसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉलिड फेस में डेंसिटी दे रखी है। तो दो दो डेंसिटीज दे रखी है, दिस इज D1, यू कैन से दिस इज D2। ओके, तो आपको पता है डेंसिटी है तो आपको वैल्यू क्या चाहिए, वॉल्यूम की। सबसे पहले टेम्परेचर देखो, दोनों ही मेजर करी गई हैं डेंसिटीज। टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट दैट इज T -38.82 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मैं अलग कलर से आपको समझा देती हूँ। देखो T की वैल्यू आपको दे रखी है -38.82 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, जैसा कि मैंने बोला आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो इसमें माइनस विद माइनस का साइन लो एज इट इज, उसमें ऐड कर दो 274.15। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका जो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज 234.33 केल्विन, राइट। तो ये तो आ गई हमारी T की वैल्यू। उसके बाद डेल्टा HF की वैल्यू है जो हीट ऑफ फ्यूजन, वो उन्होंने मरकरी का दे रखा है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मरकरी 9.7876 kg पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, ये वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो क्या है डेल्टा HF की वैल्यू 9.7876 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, तो हमें सारी यूनिट से सेम लेनी है क्योंकि हम डील कर रहे हैं इसमें किलोग्राम के साथ। ये भी किलोग्राम में दे रखी है, ये भी किलोग्राम में दे रखी है। किलो जूल में इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल टू जूल कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 9787.6 जूल पर किलोग्राम। क्लियर, ये होगी हीट ऑफ फ्यूजन जितनी भी है पर किलोग्राम हमने ले ली। ये वाले भी होगी डेल्टा HF की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब है डेल्टा P की वैल्यू। तो देखो क्या है डेल्टा P की वैल्यू, जो भी वैल्यूज मेजर की गई है डेंसिटी की, ये वाली D1 एंड D2 लिक्विड फेस में एंड सॉलिड फेस में दोनों इस टेम्परेचर पे मेजर करी गई है। और प्रेशर कितना है उस केस में 1 बार। हीट ऑफ फ्यूजन बता दी, उन्होंने बोला है मेल्टिंग पॉइंट निकालो, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट निकालो मरकरी का। ओके, और कितने पे, 10 बार पे। तो आपके पास एक प्रेशर की वैल्यू P1 दे रखा है 1 बार, P2 दे रखा है 10 बार। तो यहाँ पे डेल्टा P क्या आया, चेंज इन प्रेशर। तो वो कितना आएगा P2 माइनस P1 दैट इज 10 माइनस 1 9 बार। तो हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू भी आ गई, DP की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 बार। ओके, ये हो गया। अब जो 9 बार है इसको आप पास्कल में कन्वर्ट कर लो। तो 10⁵ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 0 लगा दो इसके साथ, पास्कल में आपका आंसर। ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी है एक वैल्यू बची डेल्टा V की। क्लियर, ओके। अब देखो हमने वॉल्यूम निकालनी है बट हमें दे रखी डेंसिटी। तो हमें क्या पता है ना डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या निकालना है हमें, दैट इज मास बाय डेंसिटी। मरकरी की आप डेंसिटी 1 कंसीडर कर लो क्योंकि आप कैलकुलेशन इजी करनी है, सेम सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हो। लेट टेक m इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गई, 1 बाय डेंसिटी। तो लिक्विड फेस में टोटल हमें V निकालनी है डेल्टा V, वो क्या आ गया, वॉल्यूम इन लिक्विड फेस माइनस वॉल्यूम इन सॉलिड फेस। ओके, तो वॉल्यूम इन लिक्विड फेस मतलब डेंसिटी इन लिक्विड फेस, इसको V को मैं 1/d भी ले सकती हूँ ना, तो 1/dl माइनस 1/ds। डेंसिटी इन लिक्विड फेस ओवर डेंसिटी इन सॉलिड फेस। तो लिक्विड फेस के अंदर वैल्यू कितनी दे रखी है डेंसिटी की, वो लो एज इट इज। सॉलिड फेस के अंदर ली है जो, वो ले लो इसमें। वो वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे फिल करो, एलसीएम लो, इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.27
इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर? पहले यूनिट थी केजी पर मीटर क्यूब, बट अब डेंसिटी 1 है तो ये आ गया मीटर क्यूब पर केजी। ये रही आपकी वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपने निकालना है डेल्टा dt, ओके, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे तभी आप उसका सेकंड टेम्परेचर निकालोगे। तो अब आपने सिंपली क्या करना था यहाँ पर, बाकी मैं रब कर देती हूँ ये वाली चीजें। तो अब आपने सिंपल ये वाली वैल्यूज फिल करनी थी यहाँ पर। फिल करने के बाद फाइनल आपके पास वैल्यू आ जानी थी dt की। तो dp की वैल्यू आ गई आपके पास जितनी भी ये दे रखी है पास्कल में, दिस इज dp। t की वैल्यू है 234.33 केल्विन। डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 5.27 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सारा हो गया। इस सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो डेल्टा एच एफ के साथ, वो आपकी वैल्यू आ गई 9787.6 जूल पर केजी। ये सब सॉल्व करने के बाद आपकी जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हो तो आपका आंसर भी अब चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन के अंदर ही आएगा, दैट इज 0.113 और 114 इतना रहता है केल्विन में। तो ये आपका टोटल चेंज इन टेम्परेचर है। टोटल चेंज इन मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू dt क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो चेंज इन टेम्परेचर को कैसे लिख सकते हो आप, T2 माइनस T1। तो अब आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। आपको T1 टेम्परेचर था जब दिस वन T1 टेम्परेचर था आपका, तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको T2 निकालना है, तो T2 के लिए वो क्या आ गया आपका T1 प्लस 0.113 केल्विन। तो आपका T1 टेम्परेचर कितना आया था, 234.33। तो ये इसमें ऐड कर दो, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया T1, तो इसको ऐड कर दो 234.33 प्लस 0.113 केल्विन। तो इसको सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 234.4 केल्विन, ओके, इतना आता है। तो ये वाला आंसर रहेगा आपका 234 थर्ड वाला, ओके। तो इसमें थर्ड ऑप्शन था करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अभी अभी डाला है इन्होंने इस ईयर, जो लेटेस्ट पेपर दिया था सेम पोस्ट के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन था क्लैपरन इक्वेशन से। तो क्लैपरन इक्वेशन ज़्यादा डीपली कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, सीधा उसके बेस पे और कुछ नहीं बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो यही क्वेश्चन आएगा सिमिलर, इसी तरह का स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, बट इसको आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ओके। तो ये वाला इससे आपका क्लैपरन इक्वेशन के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता तो वो कवर हो जाएगा। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। ये नहीं पता लास्ट ईयर आया है कि ये इस ईयर, मुझे याद नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। तो देखो बच्चा, रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो, ओके। इंथैल्पी चेंज रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हुई, A प्लस बी टू C प्लस डी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में अगर इंथैल्पी चेंज होता है तो वो किसके इक्वल होता है, इंथैल्पी चेंज, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इतना सा आंसर था, ठीक है। आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले भी मे भी आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, इसी जो हम सीरीज चल रही है वीडियोस लेक्चर की, इसी के अंदर ये वाला मैंने क्वेश्चन आपके साथ पहले भी डिस्कस करा है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी अब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो केमिकल रिएक्शन के लिए तो इंथैल्पी चेंज ऐसे ही निकाला जाता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट था। द हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट द कांस्टेंट, ये बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट, नो नो, ये नहीं है। अगर रिएक्शन की बात हो रही है तो तब ये वाला आएगा, ओके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट,
द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस अकर्स बाय अब्सॉर्बिंग हीट। हीट क्या हो रही है? अब्सॉर्ब। तो अब्सॉर्ब हो रही है तो हीट के आगे कौन सा साइन लगता है? पॉजिटिव। फ्रॉम द सराउंडिंग एज स्टिल अ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ऑलवेज इंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ओके, इंट्रोपी की वैल्यू रहती है पॉजिटिव। तो अब आपने इनमें से उठाने थे कोई वैल्यू, तो पहले तो हीट है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो वो हमें एंथैल्पी की टर्म में लेनी पड़ेगी एच। तो इट मीन एच की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। अगर आप एच की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे, तो इसके केस में ये फोर्थ ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा क्योंकि उसमें एच नेगेटिव दे रखी है। ओके, तो इसके केस पे जहाँ तो पहले तीन ऑप्शन में से कोई आपका आंसर है। अब देखो, मैंने कहा कि ये प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो इंट्रोपी होती है दैट इज एस, वो पॉजिटिव होती है। तो सेकंड ऑप्शन में नेगेटिव दे रखी है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा पहला या तीसरा। अब देखो इसमें, अब हमने, अगर आपको नहीं पता चल रहा डेल्टा ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लेस देन दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है, तो ओके, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी थर्ड में, तो हमें ये भी पता चल गया क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है। बट अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन लिख लो। तो वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये चीज आपकी नेगेटिव है, राइट? ये वाला क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये वाला पॉजिटिव है, तो इट मीन आपका टेम्परेचर पर्टिकुलर है, ये वाला आपका पॉजिटिव है, तो ये टर्म भी ओवरऑल पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो ये माइनस और माइनस अगर आपके ऐड भी हो रहे हैं, टोटल जो आंसर आएगा उसके आगे तो नेगेटिव साइन ही आएगा ना बच्चे। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी प्रोसेस क्या रहती है? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू रहेगी, इसीलिए ही रहेगी अगर ये वाली जो टर्म है ये क्या रहती है आपकी? बड़ी। ओके, ये अगर बड़ी रहेगी तभी, अगर ये छोटी हो जाती है या नेगेटिव में चली जाती है तो उस केस में साइन क्या आ जाएगा इसके आगे? ये नेगेटिव में चली गई तो माइनस और माइनस ये टोटल आ जाएगा माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ओके, तो उस केस में आपका आंसर पॉजिटिव आने के चांसेस है, तो प्रोसेस आ जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो वो तभी हो सकता है अगर सेकेंड वाला फैक्टर क्या आएगा? बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ तीसरे में। ओके, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा करेक्ट, फर्स्ट है इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन था इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड्स ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? व्हेन देयर इज नो change, no increase or decrease in internal energy of a system. U is internal energy, Q is heat absorbed, W is work done on the system. Okay, W is work done on the system. Work done on the system meaning positive, right? Heat absorbed meaning Q positive। और वो कह रहे हैं कि W है इंटरनल चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट ऐसा कौन सा रिलेशन है इन चारों में से जिसमें हीट एनर्जी में जब एक होल्ड हो सकता है, जब कोई चेंज नहीं आता, जहाँ ना ही इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी ना ही डिक्रीज हो रही है ना ही इंक्रीज हो रही है, इट मीन चेंज उसमें क्या आ रहा है? जीरो, राइट? अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर ये तो जीरो ही है, ओके, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, अब डब्ल्यू क्यू के आगे, हीट के आगे और वर्क डन के आगे साइन कौन सा रहेगा? उन्होंने बोला क्यू इज हीट अब्सॉर्ब्ड, इट मीन यहाँ पर आएगा साइन पॉजिटिव। और डब्ल्यू के आगे वर्क डन के, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये भी आ गया पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया? क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस डब्ल्यू। तो फर्स्ट आंसर रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें। क्लियर? तो अब ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, फिर करते हैं उनको सॉल्व।
तो ये मैंने आपको करवाई थी हीट ऑफ फ्यूजन। अब करते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? जो भी हमें अमाउंट रिलीज होती है जब एक किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, तो जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, पूरी तरह से बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस मीनिंग टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री एंड प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर। तो जब ये वाली कंडीशन होती है ये वाली जब प्रोसेस होती है तो तब क्या निकलती है सिस्टम से? हीट रिलीज होती है। तो जो सिस्टम से जो हीट रिलीज होती है इसके दौरान जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का पूरी तरह से बर्न कर जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, उसी हीट को क्या बोला जाता है? हीट ऑफ कंबशन। ओके, ये मैटर करती है, केमिकल इंजीनियरिंग में यूज होती है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फ्यूल सिस्टम्स में, कंबशन चैम्बर्स के अंदर। ओके, जितने भी रिएक्टर्स हैं उनमें एनर्जी बैलेंसेस होती हैं जो, वो भी इसी के बेस पे होती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी को निकालने के लिए हीट ऑफ कंबशन यूज की जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी को निकालने के लिए। ओके, एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन का रोल रहता है। ओके, तो अब इसके बेस पे हीट ऑफ कंबशन के बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है। ओके, calculate heat released when 1 mole of methane is combusted in oxygen। ओके, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 मोल सब्सटेंस का मीथेन गैस का कंबशन होती है उसकी, तो उसने बोला स्टैंडर्ड निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड। तो इट मीन यहाँ पर कौन सी प्रोसेस लग रही है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कंबशन हो रही है। ओके, कंबशन हो रही है। तो अब हमें इन्होंने क्या दे रखा है? जो भी कोई रिएक्शन है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हमें निकालनी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो कंबशन किसका हो रहा है? मीथेन गैस का। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके रिएक्टेंट रहने वाले हैं वो कौन से हैं? मीथेन एंड किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन में, तो होगी आपकी ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको निकालनी है हीट ऑफ कंबशन। अल्टीमेटली वो पूछ रहा है कैलकुलेट हीट रिलीज्ड, मतलब हीट रिलीज्ड क्या हुई? हीट ऑफ कंबशन। तो ये निकालनी है आपको। तो क्या करोगे इसके लिए? सबसे पहले तो वो आपको इस केस के अंदर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। ओके, जब वो ऐसे देता है तो वो आपको ऑक्सीजन डाल के रिएक्शन को नहीं दिखाएगा, आपको खुद निकालनी आनी चाहिए। तो मीथेन गैस है, ये क्लियर हो गया। उसकी कंबशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये भी क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, मतलब प्रोडक्ट एक आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक आ गया वाटर, राइट? यही दे रखा है। अब रिएक्शन को बस आपने बैलेंस करना है। एक कार्बन है दोनों साइड, 4 क्या है इस साइड? हाइड्रोजन, इस साइड 2 है, तो 2 और करने हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन इस साइड, 2 एटम इधर ऑक्सीजन के हैं, तो 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो। चलो, ये होगी आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर? तो अब आपने निकालनी है हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन, वही हीट कैसे निकालते हो आप? हीट ऑफ कंबशन क्या होगी? टोटल जो आपकी सम है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का
माइनस जो सम है, ये समीशन यूज कर रही हूँ मैं आप सम दिखाने के लिए, एडिशन दिखाने के लिए, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है रिएक्टेंट्स का। क्लियर। तो जो प्रोडक्ट्स का है, तो अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो ये वाले, इनको भी आगे ध्यान रखना है इस केस में। तो अब प्रोडक्ट्स देखो कौन से वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दे रखा है। ओके और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -393.5 एज इट इज लो, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ओके इसकी हीट ऑफ कंबशन कितनी, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी दे रखी है, -285.8। ये वाला माइनस साइन एज इट इज रहा। अब रिएक्टेंट्स क्या ऐड कर दो सारा डाटा। मीथेन है गैस, उसके आगे एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है 1 लोगे आप, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -74.8, प्लस दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ओके ये हो गया। तो अब जो ऑक्सीजन है बच्चा, जो अब ये प्योर फॉर्म में होते हैं ना एलिमेंट्स, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं जब एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जैसे इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ओके तो इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर होती है 0। तो ऑक्सीजन की क्या रही, चाहे उसके आगे 2 लगा है बट उसकी वैल्यू रहती है 0। तो बस इसको अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व जब कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका -890.3 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गई हीट ऑफ कंबशन। क्लियर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, मैं डिस्कस भी कर लूंगी आपके साथ। सेम क्वेश्चन है कंबशन में, बट उसके बस ये वाली जो यहाँ पर रिएक्टेंट्स दे रखे हैं वो चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। सेम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है हीट ऑफ कंबशन से, हीट ऑफ फ्यूजन से। तो ये आपको छोड़ के नहीं आना है, तो इसको ध्यान से समझ लो। और इसके बिना, इसके साथ जो आपके पास अगर अवेलेबल डाटा है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, उसको प्रैक्टिस करो। ओके तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ आपके साथ, सेंसिबल हीट। तो ये भी पढ़ा होगा आपने केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस के अंदर ही, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। ओके तो सेंसिबल हीट क्या होती है, जो भी हीट ऐड होती है या रिमूव होती है, जब क्या होता है, सिस्टम का फेस चेंज नहीं होता। देखो जो भी सब्सटेंस के साथ आप डील कर रहे हो उसका फेस चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। फेस चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड रहता है, लिक्विड है तो लिक्विड रहता है, बट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है। और टेम्परेचर चेंज होने के साथ सिस्टम से जो हीट एनर्जी, ये टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके लिए सिस्टम जो अगर हीट लेता है, हीट ऐड होती है उसमें, या सिस्टम इसके दौरान हीट रिमूव करता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वो हीट ऐड करता है या रिमूव करता है विद चेंज इन टेम्परेचर बट नॉट चेंज इन फेस, उस टाइम पे जो हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। क्लियर। तो ये हो गया। तो जो चेंज होता है टेम्परेचर में, किसी भी सब्सटेंस का मास ले लोगे आप m, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी c, और जो हीट है जिसके साथ आप डील कर रहे हो दैट इज q, तो ये हो जाता है सेंसिबल हीट का फॉर्मूला, q इज इक्वल टू mc/dt, या डेल्टा टी बोलते हैं हम। ओके तो q आपकी जो हीट है, ओके ये रहेगी जहाँ तो जूल में, यहाँ रहेगी किलो जूल में। ये है मास जिस सब्सटेंस का आप डील कर रहे हो, ये रहेगा किलोग्राम में।
ये रहेगी सी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये रहेगी किलो जूल ओवर किलोग्राम इंटू के, केल्विन। ओके, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो रहेगा आपका या तो केल्विन में या रहेगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये Q इज इक्वल टू एम सी डी टी तब यूज होना है उन फॉर्मूला, उन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में जहां पर वो आपको लिक्विड के साथ डील कर रहा है तो लिक्विड के साथ ही डील कर रहा है, उसने फेस चेंज नहीं करा, उसने ऐसे नहीं बोला कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है। वो अगर एक ही फेस की बात कर रहे हैं तो सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की एक ही फेस की चेंज की बात कर रहा है, उसमें फेस एक ही रख रहा है, कोई फेस में चेंज नहीं आ रहा। बट आपको टेम्परेचर पहले T1 कुछ और बताता है, T2 कुछ और बताता है, उसके दौरान अगर वो साथ में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी देगा, उस केस में जो आपको हीट पूछ रहा है, टेम्परेचर चेंज आपको दो अलग से टेम्परेचर देके, तो वहां पर जो हीट होगी वो होगी आपकी सेंसिबल हीट। फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। ओके, तो अब सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसके लिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg। तो 2 kg क्या आ गया, मास ऑफ इथेनॉल फ्रॉम दिस टू दिस, तो दो टेम्परेचर दे दिए T1 T2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे दी ये वाली। देखो बच्चा, ये सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना हीट के रिगार्डिंग, ये आपको सॉल्व हो जाएंगे ठीक है इजिली। बट क्या है, अगर तो कोई केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस्ड दे देता है तो आप इजिली कर लोगे। आपको पता है कि डेल्टा एच किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट्स की जो हीट कैपेसिटी, जो प्रोडक्ट की इंथैल्पीज उनको ऐड कर दो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स याद रखने हैं, साथ में लगाने, भूलना नहीं है। उसके लिए जब भी डेल्टा एच के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सबसे पहले जो रिएक्शन के साथ डील कर रहे हो उसको बैलेंस करना मत भूलना। अगर बैलेंस नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, रिएक्शन आंसर आएगा गलत, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी साथ ही आएंगे। ओके, तो ये हो गया। तो अब जो केमिकल रिएक्शन के बेस पे दे रहे हैं वो क्वेश्चन, वो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अदरवाइज अगर वो ऐसे थ्योरेटिकल और देता, वो ऐसे थ्योरेटिकल या केमिकल रिएक्शन देके कम डालेगा आपको क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर है वो कम डाले हुए हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन देके नहीं, वो ऐसे थ्योरेटिकल दे देता है, बस आंसर दे देता है साथ में आपको। तो उस केस में आपको प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि जिस बारे में वो बात कर रहा है, क्या वो फ्यूजन हो रही है, कंबशन हो रही है, कौन सी लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये बात याद रखो। ओके, अगर वो मास भी दे देता है बट प्रोसेस वो कोई और ले रहा है, जिसमें ऐसे नहीं कि अगर मास दे दिया तो ऑलवेज ही मास मल्टीप्लाई होगा, आपको प्रोसेस देखनी पड़ेगी। तो इसलिए अब जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, जैसे कि ये वाली स्पेसिफिक हीट है, ये वाली लेटेंट हीट है, ये वाला ओके, तो आपको वो प्रोसेस समझनी है, उस प्रोसेस को लर्न करना है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आप नहीं लगा सकते हो। तो जैसे इसमें बोला उसने कि हीट चाहिए Q, रेज द टेम्परेचर ऑफ मास दिस टू दिस फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो उसने टेम्परेचर चेंज दिया डेल्टा T, मास दे दिया, हीट एनर्जी चाहिए, बट उसने साथ ही स्पेसिफिक हीट दे दी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे दी। तो अब हमें समझ आ गया कि सिर्फ वो टेम्परेचर की बात कर रहा है। इथेनॉल है जो अल्कोहल, उसको उसने चेंज नहीं करा, मतलब उसका अगर लिक्विड फेस है तो लिक्विड फेस ही है, टेम्परेचर चेंज होने से इथेनॉल का फेस चेंज नहीं हुआ। ओके, वो तो इथेनॉल ही रही ना, तो उसका फेस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ है। मास दिया हुआ है उसने, हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल लेंगे और यहाँ से निकल जाएगा Q की वैल्यू। क्लियर, अब समझ आ गया होगा आपको। तो M की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 2 ग्राम, 2 किलोग्राम। सी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.44, और डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है उसने T2 माइनस T1। डिग्री सेल्सियस में लेना है तो डिग्री सेल्सियस में ले लो। बस इसके पीछे जो यूनिट्स है मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ यूनिट्स के पीछे, इनका पीछे यूनिट्स देख लो ध्यान से, और उस जो भी अगर यूनिट सेम है जो कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, जो भी फाइनल आपका आंसर आएगा
इसमें मे बी 170 और चेक कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। बट मतलब यूनिट्स के ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ, वो आप चेंज करनी है तो चेंज कर लो, केल्विन में नहीं करनी है तो इसके आगे केजी लगा हुआ है। 2.44 है जो, वो भी केजी में ही है। ये वाले टेम्परेचर वो अगर केल्विन में ले रहा है तो ये भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ तो इस हिसाब से आपको यूनिट्स कैंसिल भी करनी है, साथ में यूनिट्स रख लिया करो, वो भी सॉल्व कर लिया करो। अगर ऊपर जूल है तो नीचे किलो जूल है, तो आपको वो भी नीचे वाला जहाँ तो जूल में कर लो, ऊपर वाला जहाँ किलो जूल में कर लो, उस अकॉर्डिंग करना है आपने। तो आपको अटेम्प्ट करना बता रही हूँ कि इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले देखना है ओके कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो एक तरह की हीट होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। लेटेंट हीट मुझे नहीं पता अब कंबस्शन से आएगा फ्यूजन से आएगा, बट क्वेश्चन उसने कवर कर रखे हैं, कंबस्शन से भी डाला हुआ है, फ्यूजन से भी डाला हुआ है, ह्यूमिडिटी से भी डाला हुआ है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन कवर कर रहा है वो। तो इसलिए आपको मतलब ऑब्वियसली हर एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो आप छोड़ के मत जाना। तो ये वाली वीडियो प्रैक्टिस कर लेना जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है? हीट जो अब्जॉर्ब होती है सिस्टम से, सिस्टम में या रिलीज होती है जब सिस्टम का फेस चेंज होता है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखो इससे पहले हमने कौन सी हीट करी है? सेंसिबल हीट। ओके, सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज हुआ था, फेस चेंज नहीं हुआ था, वो थी सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा। क्लियर? फेस चेंज होगा। तो इसके दौरान जब टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है बट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है, तो फेस चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। उस केस में जो भी हीट अब्जॉर्ब होती है या सिस्टम से हीट रिलीज होती है, उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और उसको डिनोट करते हैं क्यू से, सॉरी उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ओके, तो लेटेंट हीट होती है उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये जो हीट होगी Q इज इक्वल टू M इंटू लैम्डा। ओके, नहीं नहीं, इसमें Q आएगा, हीट ऑफ लेटेंट हीट है ना, सो लेटेंट हीट Q ही रहेगी, हीट तो Q ही रहेगी इसमें ना। तो जो Q होगी वो होगी हीट अब्जॉर्बर रिलीज जो सिस्टम को चाहिए, तो वो है लेटेंट हीट, और हीट को Q से डिनोट करेंगे। और M इंटू लैम्डा, इसमें जो लैम्डा है जो छोटे वाला लैम्डा, वो होगा लेटेंट हीट ऑफ किसकी हीट? अगर तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो उस प्रोसेस का नाम लिखना है, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। ओके, तो फ्यूजन लिख देना है। वेपराइजेशन हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, तो उस केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और जो भी प्रोसेस हो रही है उसकी जो लेटेंट हीट है उसको लिखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, वो सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, अगर आप आइस के साथ डील कर रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वाटर के साथ डील कर रहे हो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, तो वो वैल्यू एक फिक्स होती है, वो रहेगी लैम्डा। ये होगी आपकी टोटल लेटेंट हीट, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M इंटू लैम्डा। क्लियर? अब जो लैम्डा है इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी किलो जूल पर केजी। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच हीट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1.5 किलोग्राम ऑफ आइस, तो ये दे दिया उसका मास एट डेल्टा एट दिस डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट दिस। तो इसमें देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। आइस टू वाटर मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। तो ये क्या होगी प्रोसेस? फ्यूजन होगी यहाँ पे।
तो अब आइस की फ्यूजन हो गई है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो दे रखी है फिक्स, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, क्यू निकालनी है, दैट इज m इंटू लैम्डा। m दे रखा है मास 1.5, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 334, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 501 kg आंसर। ओके, तो ये है लेटेंट हीट। तो अब आप तभी निकाल सकते हो अगर आपको प्रोसेस का पता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तो लेटेंट वर्ड डाल देता तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा आपको। तो इसके साथ अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन जिसको हम इंथैल्पी भी बोलते हैं, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी होते क्या है, जो भी हीट में चेंज आता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, हीट में चेंज आता है एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को ही बोलते हैं इंथैल्पी। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आता है, चेंज इन हीट ड्यूरिंग रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में वो तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, चेंज इन हीट क्या रहेगी, रिएक्शन की जो भी सम है, चेंज इन हीट ऑफ फ्यूजन, और ये तो फ्यूजन सॉरी फ्यूजन नहीं फॉर्मेशन वो दे रखी होती है, ये एफ है फॉर्मेशन के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यू दे रखी होगी आपको, माइनस समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये वैल्यू रहेगी हीट ऑफ रिएक्शन की। इसका भी एक आधा न्यूमेरिकल होगा शायद, मैं करवा देती हूँ आपको ये वाला। ओके, फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंबशन करी हुई है, ओके कंबशन ही हो रही है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रही है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, रिएक्शन है जो बैलेंस्ड है आपकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की भी दे रखी है, हाइड्रोजन की भी दे रखी है, ऑक्सीजन की जीरो होती है वो भी दे रखा है, बस आपने टोटल डेल्टा एच निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, वाटर, उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, उसकी वैल्यू क्या है वाटर की, -285.8, ये है हीट फॉर्मेशन की वैल्यू प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो जीरो रहा, वो तो कंसिडर ही नहीं करना है, बचा हाइड्रोजन गैस, तो उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ओके, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी हमारा एलिमेंटल स्टेट में है, तो H2 का भी रहेगा जीरो, तो ये क्या है जीरो, ऑक्सीजन 1 है उसका भी रहेगा जीरो। बस यही फैक्टर है आगे वाला जो आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -571.6 किलो जूल। ओके, तो ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सिंपल, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यूज दे रहे हैं, ये CO2 की, रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या है, जब एक मोल किसी भी कंपाउंड का ओके बनता है अपने एलिमेंट से स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब सिस्टम की स्टेट कौन सी रहती है, स्टैंडर्ड, सिस्टम की स्टेट रहती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस देते हैं वही, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, ये रहेगी स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे A+A या ओके, कोई भी एलिमेंट से कुछ भी बनता है लाइक A2, कोई भी उसका कंपाउंड बन जाता है, उस कंपाउंड का 1 मोल बनता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता कहाँ से है, अपने एलिमेंट्स से, ओके एलिमेंट से बनता है कोई भी, अगर C+O
ओके, यहाँ से CO बन गया, CO2 कुछ बन गया, तो ऐसे करके सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ना रिएक्शन में ऊपर, जो अभी अभी हमने सॉल्व करी। तो जब अपने एलिमेंट्स से कोई कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड का 1 मोल बनता है, ओके। तो उसके दौरान सिस्टम में जो हीट चेंज आती है, हीट चेंज होता है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके। तो जैसे ऊपर हमने जो रिएक्शन करी है अभी अभी करके देखी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था, उसकी वैल्यू -393.5 किलो जूल पर मोल। इट मीन इतनी हीट है सिस्टम से रिलीज होती है जब 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का किससे, कार्बन से, कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैस से, ओके। तो CO2 जब का 1 मोल जब ग्रेफाइट से बनता है और ऑक्सीजन दोनों से बनता है, कंबशन होती है, ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, CO2 बनता है उसका 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो उस टाइम पे इतनी हीट रिलीज होती है, इसलिए उसको CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला गया है। दैट्स इट, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट करते हैं हीट ऑफ कंबशन। पहले भी डिस्कस करी, तो वही हीट जो रिलीज होती है जब किसी भी एक सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली बर्न करता है ऑक्सीजन में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओके। ये भी हो गया। अब कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, ओके, वहां पर होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड का 1 मोल रिएक्ट करता है बेस के 1 मोल के साथ कंप्लीटली, और रिएक्ट करने के बाद आपको सॉल्ट मिलता है, या जो साथ में मिलता है आपको पानी सिस्टम में, ओके। सॉल्ट मिलता है, एसिड प्लस बेस बचे जो आप आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस पानी, ओके, वाटर निकलता है। तो जब एसिड और बेस का एग्जैक्ट 1 1 मोल ले लो, दोनों का जहाँ 2 2 मोल ले लो, तब बट डिफाइन करना है अगर इसको डेफिनेशन में, तो 1 मोल जब एसिड का 1 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है प्लस पानी निकलता है, उस टाइम जो सिस्टम में चेंज आता है, सिस्टम की हीट के अंदर चेंज आता है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे 1 मोल HCl का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो उस केस में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया NaCl सॉल्ट, प्लस बाकी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर क्या निकल गया आपका साइड में। तो इस केस के अंदर इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली होती है -57.1 किलो जूल पर मोल। तो ये रहती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, तो ये हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर जैसे कर रहे थे, ओके। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, a system undergoes a series of change from state 1 to state change along path A। तो कोई पाथ A है, ये वाला पाथ A ले लो, ये कोई भी सिस्टम है, स्टेट 1, ये स्टेट 1 है, ये वाली स्टेट 2 है, ओके। स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है, ओके, फिर वापस स्टेट 1 की ओर मूव करता है, तो प्रोसेस कौन सी होगी, साइक्लिक। वापिस रिटर्न करता है स्टेट 1 की ओर अलोंग पाथ बी, बट इस टाइम पाथ कौन सा है, बी पाथ है, ओके, डिफरेंट पाथ से आता है।
कहते हैं सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया, सराउंडिंग रिमेन अनचेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो बच्चा इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, यू नो दैट इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक अगर पढ़ी है आपने, वो एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर वो सिस्टम यहाँ से चला था तो लेट्स से इसकी एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी U1, अगर U2 पे पहुंचा, इसकी अगर चेंज आया भी तो U2, अगर वापिस आ गया है यू वही स्टेट से जिस पे चला था तो इसकी फिर से एनर्जी होगी U1। तो अब टोटल चेंज कितना आ गया, जब ए पाथ के अलोंग मूव करा वो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए पाथ के अलोंग कितनी आई थी उसकी, इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल। अगर बी पाथ के अलोंग मूव करा, टू से फर्स्ट की ओर मूव करा तो क्या आ गया, U1 माइनस U2। तो टोटल चेंज जो आया इंटरनल एनर्जी वो क्या आई है, डेल्टा यू ए प्लस यू बी, दोनों पाथ के लॉन्ग जो टोटल चेंज आया इंटरनल एनर्जी में वो क्या आ गया, इन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड, तो सारे कैंसिल हो गए, आपको क्या बचा, जीरो आपके पास। तो सम ऑफ डेल्टा यू लॉन्ग बोथ पाथ्स मस्ट बी जीरो। ओके, फोर्थ ऑप्शन था करेक्ट, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये डाला था उसने पेपर में। ओके, तो ये आ रखा है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस, ये भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है आपका। इसमें उसने क्या पूछा हुआ है, अ स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड from this temperature to this temperature at a flow rate, this given heat capacity, this one, which of following integral expression correctly represents total heat required for the heating processes। तो इसमें देखो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2, ऑक्सीजन स्ट्रीम है, ऑक्सीजन की स्ट्रीम है, उसको हीट किया जा रहा है टेम्परेचर T1 से T2 की ओर, उसका जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट है वो आपको दे रखा है, सिस्टम के अंदर हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपने एक्सप्रेशन बताना है इस चारों में कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्ट फिट बैठता है टोटल हीट रिक्वायर करने के लिए, इस हीटिंग जो हो रही है स्ट्रीम की हीटिंग प्रोसेस में जो एग्जैक्ट रिक्वायर्ड निकालनी है, वो कौन से फॉर्मूला जो कौन सा एक्सप्रेशन यूज होता है इसमें लिए, वो दे रखी है। ओके, तो अब देखो इसके अंदर अगर किसी टोटल हीट कितनी चाहिए हमें वो निकालनी है इसके केस में, तो वो है टोटल हीट चेंज मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है रिएक्शन की। ओके, तो इंथैल्पी चेंज जो इक्वेशंस हैं, ओके, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पर देखो हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हीट कैपेसिटी Cp, Cp मीनिंग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, P इसलिए यूज किया गया है। तो उसके एक्सप्रेशन के अंदर T यूज हो रहा है, देखो T1 T स्क्वायर टी क्यूब, इट मीन यहाँ पर हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। तो जहां पर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है उन केसेस के अंदर जो सिस्टम की प्रोसेस को हीट चाहिए होती है वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है Q इज इक्वल टू N T1 टू T2 Cp dt। ओके, जो प्रोसेस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीटिंग के लिए T1 से T2, ओके, और हीट कैपेसिटी जो है Cp वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, तो उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आपको दिख भी रहा है Cp की इक्वेशन टेम्परेचर की फॉर्म में है और उसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है N। ओके, ओके, N क्या है यहाँ पर, फ्लो रेट, और Q वहां से क्या निकल जाएगी, हीट रिक्वायर्ड। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें N की वैल्यू फ्लो रेट 120 है, वो इन चारों एक्सप्रेशन में Q दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड 120 दे रखा है चारों में, बट बाकी के केस में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऐड हो रहा है, T यहाँ पर लगा रखा है तो इनकरेक्ट है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 320 टू 400, T1 टू T2, T1 टू T2, इसमें 320 यहाँ पर है, इसमें ओके, तो सब में T1 टू T2 ये वाला दे रखा है टेम्परेचर, तो ये रहा आपका Cp, ये रहा dt, तो फोर्थ जो सेकंड है इसमें वो रहना है करेक्ट आंसर। अब देखो इस पे बेस पे उसने न्यूमेरिकल नहीं है ये,
आपने कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस अपने फिट करके दिखाना है वो तभी कौन सी वाली एग्जैक्ट इक्वेशन है जो यूज होती है, तो बस उसी के बेस पे ही आंसर था, बस डायरेक्ट टिक ही करना था, कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं था। बट वो तभी करोगे ना आप अगर अगर आपको ये वाला पता होगा, तो ये वहां पर यूज होगा फॉर्मूला। अगर आगे न्यूमेरिकल आ जाए तो याद रखना ये वहां पर यूज होता है जहां पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको दे रखी होगी टेम्परेचर की फॉर्म में। तो जहां पर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, उन केसेस में ये हीट रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज होता है। ओके, ये वाला हो गया। तो ये क्वेश्चन आ रखा है आपके प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखो, read the given statements and select the correct option. Enthalpy is a thermodynamic property that represents the total heat content of the system, and it is defined as sum of internal energy and pressure volume work. ये statement correct है। हीट इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, कितनी हीट कंटेंट है सिस्टम का, हीट चेंज हो रहा है सिस्टम्स के अंदर, उसी के साथ डील करती है, ये भी सही है। और हीट इंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है और हमेशा सम होती है, सम यू प्लस पी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू इज इंटरनल एनर्जी एंड पी वी प्रेशर वॉल्यूम, ये वर्क डन होता है। ओके, पी टू वी ये वर्क होता है, तो इस वर्क का सम होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर चेंज। ऐसा नहीं है, इंथैल्पी में भी डेल्टा एच होता है ना, पढ़ा ना हमने डेल्टा एच। तो इंथैल्पी चेंज होती है रिएक्शंस में, कुछ में नहीं होती या होती है, मतलब डिपेंड करता है, बट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, रिमेन कांस्टेंट। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो स्टेटमेंट पहली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू क्या है, बी वाली, वो है इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, एक ये इसने डाला है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है कुछ मोलर एवरेज वेलोसिटीज के ऊपर बेस्ड। तो मोलर एवरेज वेलोसिटीज में क्या होता है, जहां आप पहले वो बता देती हूँ थोड़ा सा, मोलर एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो जहां पर आप गैसेस के मिक्सचर के साथ डील करते हो वहां पर आप निकालते हो मोलर एवरेज वेलोसिटी। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये है वेटेड एवरिंग बेस्ड ऑन मोलर कंसंट्रेशन। तो ये मोलर एवरेज वेलोसिटी है जो, ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए, मोलर एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है वेटेड एवरेजिंग बेस्ड ऑन मोलर कंसंट्रेशंस। तो मोलर एवरेज वेलोसिटी मोलर कंसंट्रेशन के बेस पे निकलती है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है बच्चे वो रहता है, ये है एवरेज। एवरेज के लिए मैं एवीजी यूज कर लेती हूँ, एवरेज। ओके, मोलर एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर लगेगा इसके ऊपर, ये क्या रहेगी, समीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations and molar velocities divided by sum of molar concentrations। ये वाला हो गया फॉर्मूला, ये यूज होता है। तो यहाँ पर वी ए जी क्या है, मोलर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, जो हमने निकालना है, कैलकुलेट मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा वी ए जी ये क्या आ गया, मोलर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। C किसके लिए यूज हो रही है, मोलर कंसंट्रेशंस के लिए टर्म। और V क्या है, मोलर वेलोसिटीज के लिए यूज हो रही है। क्लियर, बस आपने ये अब अप्लाई करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है वो, गैस मिक्सचर है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके,
flowing through a pipeline, the molar concentrations of hydrogen, oxygen and carbon monoxide is given. Corresponding molecular velocities are also given. You have to just calculate molar average velocity of the mixture. So what you will do first of all, take summation. You can say हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है इनटू वेलोसिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन प्लस ये समीशन मतलब सम ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मोलर वेलोसिटी प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड into velocity of carbon monoxide divided by टोटल जो सम रहेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट वैल्यूज देयर. सी जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 3. क्लियर. इसकी वेलोसिटी जो वैल्यू है मोलर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 8. Similar of others, you can put these values. In the denominator, add molar concentration of all gases. 3 plus 4 plus 5. 3 plus 4 plus 5. Okay. सो टोटल इसको बस सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5.08 मीटर पर सेकेंड. तो कितना आसान है ये क्वेश्चन, बट वही करेंगे जिनको पता है कि कैसे करना है. ओके. तो ये है मोलर एवरेज वेलोसिटी निकालने का. तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आना था करेक्ट. ये भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन आपका. नेक्स्ट, इंथैल्पी H इज डिफाइंड एज सम ऑफ विच टू प्रॉपर्टी. देखो इसने ये क्वेश्चन 2 बार डाला हुआ है. 2 बार ऐसा नहीं कि सेम पेपर में आया है. एक इस बार डाल दिया उसने जो पेपर हुआ था अप्रैल में, और एक जो डाल दिया 2024 में जो लिया था इन्होंने, दोनों में डाल दिया सिमिलर क्वेश्चन. देखो तो इंथैल्पी किसका सम है? इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. तो ये क्वेश्चन है, ये फोर्थ आना था इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, relative ह्यूमिडिटी. ओके. सो relative ह्यूमिडिटी है जो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में. तो एक टर्म होती है बच्चे relative ह्यूमिडिटी, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. सबसे पहले आपको ये बताती हूँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ओके. सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? कितना मास है वाटर वेपर का वॉल्यूम ऑफ एयर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ, यूनिट मतलब 1. ओके. सो 1 वॉल्यूम मीनिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब. वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेते हो तो 1 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम एयर का, उसके अंदर वाटर वेपर्स का कितना मास है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ओके. मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in a unit volume of air. Clear? So ये absolute humidity है ना, जो absolute humidity, ये रेशो होती है मास ऑफ वाटर वेपर, कितने प्रेजेंट हैं वाटर वेपर, उनका मास, वाटर वेपर्स का मास जो प्रेजेंट है इन ग्राम, किसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ एयर. वॉल्यूम ऑफ एयर मीटर क्यूब में होती है. कितना? यूनिट वॉल्यूम 1. ओके. तो इसकी टोटल यूनिट क्या बनी? ग्राम ओवर मीटर क्यूब. ग्राम पर मीटर क्यूब ये यूनिट रही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की. इसी के साथ एक दूसरी टर्म हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके.
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल में ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर के अंदर वाटर कंटेंट कितना है ये चेक करना है। ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल में वाटर का कितना प्रेशर है एयर के अंदर, बट एक्चुअल में कितना हो सकता था मैक्सिमम, उन दोनों की रेशो है जो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रेशो है किसकी, एक्चुअल वाटर का जो वेपर प्रेशर प्रेजेंट है एयर के अंदर, इन एयर, एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर इन एयर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता था सैचुरेशन लेवल तक, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ओके, और इस ये दोनों जो चेक करने हैं एक्चुअल में कितना है और सैचुरेशन पे कितना, इन दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है एट द सेम टेम्परेचर। तो तब हम जो ये रेशो को डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो ये परसेंटेज में निकलती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो ये रेशो वाली टर्म है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअल वेपर प्रेशर है ओके वाटर का एयर के अंदर, और ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर। सो पी एक्चुअल ओवर पी वेपर, पी सैचुरेशन मल्टीप्लाई 100, वो आ जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं इनमें से। तो ये है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड as a percentage in atmos in this gram per kg as a fraction। तो as a fraction तो होती है, बट मैक्सिमम करेक्ट आंसर कौन सा है, एज ए परसेंटेज। फ्रैक्शन में नहीं होती है वैसे, वो तो बस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एट दी एंड इसको हम परसेंटेज में डील करते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। तो इसका आंसर आना था फर्स्ट वाला। ओके, तो इसके प्रीवियस ईयर भी जो है वो यहाँ पर आई थिंक मैंने लगाए हुए लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। ओके, दिस वन। ओके, एक ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ह्यूमिडिटी से, what happens when air reach its saturation point। तो when air saturation point के ऊपर रीच कर जाती है अपने saturation point, जब वो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी ले सकती है अपने अंदर उतनी ले लेती है, तो कब क्या होता है एयर के अंदर। ओके, तो बच्चे जब इसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो रिलेटिव, अगर सपोज करो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आर एच, जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाती है 50%। तो अगर 50% आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि एयर इज होल्डिंग हाफ द मॉइस्चर। ओके, तो अपनी कैपेसिटी से जितने एयर मॉइस्चर ले सकती है 100% ले सकती है, बट उसका 50% ही उसने अब्जॉर्ब करा हुआ है, तो इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 50% है। अगर सपोज करो 100% है, तो इसका मतलब एयर है जो कंप्लीटली सैचुरेट हो सकती है, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है मॉइस्चर को अपने अब्जॉर्ब करने की, वो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ले चुकी है, इससे ज़्यादा वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, और अगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है ओके, तो इट मीन उसने मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ले ली है 100%, सैचुरेशन के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 100%। तो अब क्या होगा जब ऐसा हो जाए, तो इट्स टेम्परेचर राइज करेगा, नो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर राइज क्यों करेगा, इट्स डेंसिटी डिक्रीज, नो ये भी नहीं है, इट लॉसेस ऑल इट्स ह्यूमिडिटी, नो ह्यूमिडिटी लॉस क्यों करेगी, उसने मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर ली, इट कांट होल्ड मोर मॉइस्चर, ये हो सकता है, इट कांट होल्ड मोर मॉइस्चर। its temperature, its density decrease, it loss all its humidity, it can't hold more moisture। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, क्योंकि इसने अपनी 100% मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है, इसके बाद ये और मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। बट एक ऑप्शन क्या है, इट लॉसेस ऑल इट्स ह्यूमिडिटी। ओके,
इसके ऑप्शन की भी ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ओके, इसमें क्या है, जब सैचुरेशन पॉइंट आ ही गया इट मीन अब वो ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी नहीं इसके बाद, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। अगर उसने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है तो इसके बाद वो मॉइस्चर लेगी नहीं। ओके, तो ये तो करेक्ट सबको पता है, तो ऐसा तो आंसर हो नहीं सकता। तो थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर था। इट लॉसेस ऑल इट्स ह्यूमिडिटी, जब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इसके बाद जरा सी भी कूलिंग जब होती है, थोड़ी सी कूलिंग जब जस्ट 1% या थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर के बाद जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, अब वहां पर वाटर का वेपर्स वापस कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं और वहां पर हमें देखने को मिलती है कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, वहां पर हमें देखने को मिलती है कंडेंसेशन प्रोसेस। कोई भी अब मॉइस्चर है अब वेपर फॉर्म में नहीं रहेगा, सैचुरेशन पॉइंट जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर अब सैचुरेशन के पॉइंट के बाद हमें कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो कंडेंस होके वापस से वेपर फेज किस में चले जाएगा, लिक्विड फेज में, वापस से वाटर बनना शुरू हो जाएगा और हमें देखने को कि मिलेगी ड्यू, फोग, क्लाउड्स देखने को मिलेंगे एयर के अंदर। ओके, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है बच्चे वो रहेगा इसका करेक्ट आंसर। इट लॉसेस ऑल इट्स ह्यूमिडिटी, इट कांट होल्ड मोर मॉइस्चर, वो तो पता ही है सैचुरेशन के बाद नहीं लेगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। इस ऊपर वाला भी जो हमने डिस्कस करा वो भी प्रीवियस ईयर का ही था। फर्स्ट इज इट इज रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर टू वेपर प्रेशर ऑफ एयर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यस, फर्स्ट तो उसकी डेफिनेशन ही दे रखी है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर तो था ही इसमें, और फर्स्ट इसे किसमें दे रखा है, एक सेकंड ऑप्शन के अंदर, एक फोर्थ के, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल ही हो जाते हैं। आगे कौन सा बचता है, इट गिव्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ गैस। ये डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, ये प्रेशर के साथ डील करता है, टेम्परेचर के साथ डील करता है। ओके, इनडायरेक्टली मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताता है, डायरेक्टली मॉइस्चर कंटेंट हमें नहीं पता चलता। हम वाटर फेज के साथ डील, वाटर वेपर प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं, वो वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो वहां पर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेशर की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टली मॉइस्चर कंटेंट के साथ हम डील नहीं कर रहे। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका मॉइस्चर कंटेंट बताने में। तो थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो वो इसमें दे रखा था सेकंड में, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसमें। इट गिव्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यस, इससे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का पता चलता है जब 100% वैल्यू आ जाती है इसकी उसी टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब वैल्यू आ जाती है 100%। ओके, तो तब ये वहाँ पर हो जाती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमें पता चलती है। तो इसका फोर्थ आंसर था वो करेक्ट था। ओके, तो अब आगे बच्चे आप लोगों की टर्न, आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस कुछ। कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज 4 kg ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टू दिस, मास दे रखा है T1, टेम्परेचर T2, T1 टू T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट C की वैल्यू दे रखी, हीट निकालनी है, इजी सा फॉर्मूला लगना है, इसका आंसर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। 17th क्वेश्चन का ये मैं आपको नहीं सॉल्व करके बताऊंगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट इज नीडेड टू मेल्ट 3 kg ऑफ आइस एट दिस, टेम्परेचर एक ही दे रखा है, मास दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है, हीट ही तो निकालनी है, लैम्डा दे रखा है। इजी सा क्वेश्चन है, आंसर इसका बता देना कमेंट सेक्शन में। 18th क्वेश्चन भी आप खुद करोगे सॉल्व। नेक्स्ट, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2.5 kg, मास दे रखा है, एट टेम्परेचर दिस टू दिस, टेम्परेचर सेम है बच्चा, अब टेम्परेचर सेम है, लेटेंट हीट दे रखी है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेटेंट हीट दे रखी है, टेम्परेचर सिस्टम का सेम है, एक ही फेस के साथ फेस चेंज हो रहा है, वाटर टू स्टीम। और अब आपने लेटेंट, वही हीट जो चाहिए लेटेंट हीट, वो आपने निकालनी है। इसका आंसर आप मुझे बताना 19th का, खुद बता देना मुझे। कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज व्हेन 5 moles of nitrogen heated from this to this, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो इंथैल्पी चेंज निकालनी है, डेल्टा एच, मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल, मोलर हीट कैपेसिटी सीपी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर चेंज T1 टू T2 दे रखा है, वो आप निकाल लोगे। यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कैसे निकलेगी, फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, राइट, यही लगेगा फॉर्मूला। एन है नंबर ऑफ मोल्स 5, सीपी की वैल्यू दे रखी है, डी टी निकालना है T2 माइनस T1 करके। सो यहाँ से जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन कंबशन दे रखी है, मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, मीथेन गैस की कंबशन दे रखी है। इजी सा क्वेश्चन है, हीट रिलीज निकालनी है, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर बताओ मुझे। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा है मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए ये वाले क्वेश्चन ना, रिपीट हो गए। 10 kg इथेनॉल दे रखी है, मास दे रखा है, कूल करा है उसको T1 टेम्परेचर से T2 की तरफ, मास दिया है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है। ये क्वेश्चन तो आप इजिली निकाल लोगे, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये बचा क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, ये क्वेश्चन में बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का भी और स्पेसिफिक हीट का भी। इसका आंसर मुझे चाहिए, जो भी बच्चा वीडियो ध्यान से पढ़ रहा है, सुन रहा है, ओके, मुझे 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो तभी पता चलेगा आप पढ़ भी रहे हो, आपको समझ आ भी रहा है, परफॉर्म कर सकते हो न्यूमेरिकल के नहीं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है, जैसे बाकी क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कर लिए थे, इस सेम क्वेश्चन के अंदर लेटेंट हीट भी यूज हो रही है और स्पेसिफिक हीट भी यूज हो रही है। तो ये 1 to 2 3 स्टेप्स में जाएगा। तो आप ये 23 नंबर क्वेश्चन, बाकियों के आंसर चाहे मुझे ना दो, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसको कवर करवा दूंगी। तो आपका जो टॉपिक है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, इसके जो मैक्सिमम जितना भी कंटेंट आता है इसमें से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस वो मैंने सारे डिस्कस करवा लिए हैं। एक और बचता है ड्यू पॉइंट, एक रह गया, वो भी आपको समझा देती हूँ। ड्यू पॉइंट, DEW, ड्यू पॉइंट, ओके।
ड्यू पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जहाँ पर एयर है वो सैचुरेट हो जाती है 100%, तो जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाती है 100% और कंडेंसेशन बिगन होनी शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ओके, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है और साथ ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होती है अ, उस पॉइंट को जब हम नोट करते हैं तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। और ये कंडेंसेशन तभी स्टार्ट होगी अगर थोड़ा सा अब सिस्टम को कूल करा, एयर को जैसे ही कूल करेंगे थोड़ा सा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हमने देख ली हो चुकी है, और जैसे हमने थोड़ा सा कूल करा यहाँ पर हो जाएगी स्टार्ट कंडेंसेशन। और उसी प्रोसेस, उसी पॉइंट को जहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। जितना ज़्यादा ड्यू पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, हाई होगा ड्यू पॉइंट, इतना इसका मतलब उतना ही मॉइस्चर है एयर के अंदर। ओके, तो ड्यू पॉइंट है जो, उसकी जो वैल्यू रहेगी, ड्यू पॉइंट की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। ओके, तो ये हो गया आपका, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया ड्यू पॉइंट से अभी तक, वैसे आपको करवा दिया मैंने, बस इतना सफिशिएंट है। इसके बिना अब केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन आई थिंक फिनिश हो गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट देखा इसमें से तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी इसी ही एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ कुछ और भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे वो भी देखना है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे टेलीग्राम पे मेंशन कर दो, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आपको चाहिए वीडियो लेक्चर तो मैं वो बना दूंगी, वो बट मेंशन कर देना। और कोशिश करो जल्दी से मुझे बताने की, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ और जो बच्चों के डाउट है वो भी क्लियर करने हैं, किसी और एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। पर मुझे था कि पहले मैं आपका थोड़ा सा कवर करवा दूं, तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम कवर करवा दिया है। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आप अब अटैम्प्ट कर पाओगे, अल्टीमेटली मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो मैक्सिमम आप कर पाओगे। तो अदरवाइज बाकी मैं फिर से देख लूँगी सिलेबस और प्रीवियस ईयर, मुझे जो लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं देखूंगी अपनी तरफ से। आपको अगर चाहिए हेल्प तो आप देख लेना कि इसमें जिसमें भी आप वीक हो, आपको लग रहा है कि अब डाटा अवेलेबल नहीं मिल रहा है और ज़्यादा पेपर कवर हो रहा है, वो मुझे बता देना, मैं वो पहले वीडियो बना दूंगी। तो इस तरह से मैं आपको कोऑपरेट कर लूँगी। और बस प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं और आना ही है, एग्जामिनर जरूर डालेगा। कैलकुलेशन बेस्ड, इसका नाम ही है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी डलेगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी डलेंगे। तो अलग अलग से हमने कर लिए हैं डिस्कस, तो इसमें से डलेंगे ही। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस जो आ रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो आपको आइडियाज हो गया कि फर्स्ट क्लास से भी इस तरह के ज़्यादा डीपली नहीं, बट इजी इजी से ही क्वेश्चन पूछता है, थोड़े से कैलकुलेशन बेस पे वो। तो बस आप अब कवर कर सकते हो इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मैं ऊपर मैंने पहले ही बता रखा है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड हो चुकी थी। आप चेक कर लो, मुझे नहीं याद है अब पिछली वाली कौन सी वीडियो है, आप चेक कर लेना कौन से वाले पार्ट में है, मैंने थंबनेल के ऊपर मेंशन करा हुआ है। और बस अपनी प्रैक्टिस करो, एंड थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि आप ऑलवेज भूल जाते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।